ये अच्छा सेट करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद नीरज सर पे। बिल्कुल सभी लोग जो है सेशन से जुड़ जाइए। सभी लोगों का स्वागत है। बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से। सभी लोग आ जाइए। रोहित, गंगवार, सूरज, राहुल, सभी का स्वागत है। दोस्तों टाइम टेबल है, इसको आप थोड़ा लिख लीजिए, फिर सूरज सर की आज क्लास चलेगी। ठीक है, बस बहुत ज्यादा मैं आपका 2 मिनट लूंगा। ठीक है, कितना? 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। 2 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, देखिए इसमें आपको सोमवार को एग्रोनॉमी चलेगी। ठीक है, मंगलवार को एग्रोनॉमी चलेगी, बुधवार को एग्रोनॉमी चलेगी सूरज सर की। ठीक, ये जब सूरज सर एग्रोनॉमी की क्लास खत्म करेंगे, सूरज सर एग्रोनॉमी की क्लास जब खत्म कर देंगे, तब सूरज सर प्लांट ब्रीडिंग ले चलेंगे। एक सेकंड, प्लांट ब्रीडिंग का सब्जेक्ट सूरज सर ले चलेंगे। बृहस्पतिवार को सूरज सर की सॉइल साइंस की क्लास होगी। सूरज सर की सॉइल साइंस के क्लास के साथ हमारी क्लास एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की होगी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की होगी, नोट कर लेना, बाद में देख लेना। बृहस्पतिवार को सूरज सर की सॉइल साइंस के साथ हमारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की होगी। ठीक है, शुक्रवार को आपको यूपी जीके होगी। ठीक, शुक्रवार को यूपी जीके होगी और कंप्यूटर होगी। और शनिवार को आपकी यूपी जीके होगी, कंप्यूटर होगी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो सूरज सर की एग्रोनॉमी की क्लास है बुधवार को, इसके साथ हमारी एनिमल हस्बेंड्री भी होगी। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। बचा आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मेरे प्यारे बच्चों, जो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की क्लास है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इसका सिलेबस नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत जल्दी खत्म करने का। फिर ये एग्री इकोनॉमिक्स यहां पे आ जाएगी। ठीक है, अब शुक्रवार को विकास सर की यूपी जीके की क्लास होने वाली है 2 घंटे की, और कंप्यूटर रवि सर। फिर शनिवार को यूपी जीके, फिर कंप्यूटर रवि सर। जैसे जैसे एग्रोनॉमी की क्लास होती जाएगी, सूरज सर की क्लास और बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आज जो क्लास होगी वो धान की ना सर, आज धान की क्लास है, पैडी। ठीक है, इतना आप देख लेना, बाकी आप जो है धन्यवाद सर, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके प्रहार बैच में। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो लोग, बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है। और आपको टाइम टेबल बता दिया गया है, इसी टाइम टेबल के अनुसार पर डे आप पढ़िए और पर डे रिवीजन भी करते रहिए। साथ साथ में नोट्स आप बनाइए और नोट्स का रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि आप रिवीजन करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप अपनी पढ़ाई को मजबूत करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप रिवीजन भी जरूर करिए, रिवीजन इज द मस्ट। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो जान लीजिए फिर आप जो है अपनी तैयारी को पूर्णतया जो है मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक तरफ पढ़िए, दूसरी तरफ रिवीजन भी करिए, अपने रिवीजन का भी समय निकालिए। ठीक है दोस्तों, कल हमारी एक क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप कंप्लीट हुई है, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी धीरे धीरे जो है आगे हम लोग लेते रहेंगे। और दोस्तों एमसीक्यू भी कराए जाएंगे साथ साथ में आपके। थोड़ा सा हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, फिर एमसीक्यू भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए, आज हमारी जो क्लास है दोस्तों वो है पैडी की। ठीक है, जिसे हम धान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धान।
चलिए आज हम धान को पढ़ते हैं। ठीक है, पैडी, राइस भी कहते हैं, राइस या फिर धान। ठीक है, धान। ठीक है, सभी लोग जो है इससे पहले क्लास किए भी होंगे, कुछ धान के बारे में पढ़े भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं धान के बारे में। तो धान क्या है दोस्तों, एक एसडीपी प्लांट पौधा है। कैसा है, एसडीपी प्लांट है, यानी शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट, क्या कहते हैं इसे हम, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और अगर हम देखें दोस्तों तो यह C3 प्लांट है। कैसा है, C3 प्लांट है। ठीक है, बिल्कुल C3 है। और दोस्तों अगर बात करें तो यह स्वपरागृत है। ठीक है, स्वपरागित, स्वपरागित। ठीक है, बिल्कुल स्वपरागृत, बिल्कुल सभी का स्वागत है, बिल्कुल सभी का स्वागत है। और दोस्तों धान की अगर बात करें तो इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी, मीथेन गैस, मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस क्यों पाई जाती है, जो हमारे कार्बनिक तत्व होते हैं उनके अवायवीय अपघटन के कारण जो है इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो धान में जो सुगंध होती है, सुगंध क्यों आती है, तो इसका एक कारण होता है। सुगंध क्यों आती है, तो सुगंध हमारी डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनिल के कारण होती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, डाई एसिटाइल, डाई एसिटाइलिन 1 प्रोपेनिल। ठीक है, इसी के कारण जो है सुगंध आती है। ठीक है, साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहेंगे। डाई एसेटाइल, एसेटाइल कर लीजिए, एसेटिलीन नहीं, एसेटाइल, एसेटाइल। ठीक है, डाई एसेटाइल 1 प्रोपेनिल। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग साथ साथ नोट भी करते रहेंगे, जिससे कि आपका जो है नोट्स भी साथ साथ में तैयार होता रहे। तो सुगंध हमारी डाई एसेटाइल 1 प्रोपेनिल के कारण होती है। ठीक है, बिल्कुल सभी का स्वागत है। और हम देखते हैं पॉइंट इसमें, अगर हम दाना और छिलका की बात करें, कितना दोस्तों, दाना और छिलका का अनुपात देखें। ठीक है, दाना और छिलका का अनुपात देखें तो 2:3। ठीक है, 2:3 दाने और छिलके का पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आइए पैडी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका बोटेनिकल नेम क्या दोस्तों, बोटेनिकल नेम क्या है। ठीक है, बोटेनिकल नेम को हम हिंदी में वानस्पतिक नाम कहते हैं। क्या कहते हैं, वानस्पतिक नाम। ठीक है, इसके हम फैमिली देखेंगे। ठीक है, फैमिली क्या होती है। ठीक है, ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन यानी कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई है। ठीक है, ओरिजिन प्लेस देखेंगे। और क्या देखेंगे दोस्तों, क्रोमोसोम नंबर। और क्या देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर यानी हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र संख्या देखेंगे। ठीक है, और फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप ये किस प्रकार का फल है। ठीक है, ये भी हम यहां चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बोटेनिकल नेम की अगर बात करें तो धान का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, ओराइजा सेटाइवा। क्या है, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा। अगर फैमिली की बात करें तो ये ग्रैमिनी या पोएसी कुल का पौधा है। ठीक है, ग्रैमिनी या पोएसी। ठीक है, ग्रैमिनी कुल का पौधा है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो बेसिकली दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया माना जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया।
ठीक है, या फिर इसे हम भारत बर्मा, ठीक है, भारत बर्मा भी कह सकते हैं, भारत बर्मा ऑप्शन के अनुसार हम लगाएंगे, ठीक है, भारत या बर्मा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं, ठीक है, ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग जो है हम सही उत्तर का चुनाव करते हैं अपने पेपर में। बिल्कुल, क्रोमोसोम नंबर की संख्या अगर देखें तो 2n बराबर कितना होता है 24, ठीक है। फ्रूट टाइप अगर कैसा होता है तो ये कैरियोप्सिस, कौन सा है, कैरियोप्सिस, ठीक है, कैरियोप्सिस टाइप का जो है फल का प्रकार होता है, ठीक है दोस्तों, कैरियोप्सिस टाइप का। तो आप लोग दोस्तों जितने भी अनाज होते हैं वो हमारे अधिकतर जो है कैरियोप्सिस टाइप के होते हैं, ठीक है, जो फल का प्रकार होता है वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है। सभी लोग नोट भी करते रहेंगे साथ साथ में, जिससे आपका एक पूर्णतया क्लास खत्म होने तक जो है एक आपका बहुत अच्छा सा मोटा सा नोट्स बन जाए, जो आपके एग्जाम के समय जो है काम आए, ठीक है दोस्तों, रिवीजन के समय आपका जो है काम आएगा, ठीक है, रिवीजन के समय काम आएगा। एक सेकेंड दोस्तों वेट करिएगा थोड़ा सा। चलिए इसको अभी हटा देते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल, चलिए तो ये दोस्तों हमारा हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, बिल्कुल। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, ठीक है, बिल्कुल, सभी का स्वागत है जो लोग हमारे क्लास में हैं, बिल्कुल। चलिए आगे हम देखते हैं भारत में सर्वाधिक किस राज्य में जो है चावल की खेती की जाती है, ठीक है, भारत में लिख लीजिए, भारत में सर्वाधिक धान की उत्पादन, धान का उत्पादन या क्षेत्रफल भी लिख लीजिएगा, ठीक है, क्षेत्रफल वाला राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल वाला राज्य, ठीक है। धान, भारत में धान का सर्वाधिक उत्पादन या क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जो है धान का उत्पादन होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी जो है खेती की जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। कहां पर, पश्चिम बंगाल में जो है खेती की जाती है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर हम विश्व की बात करें दोस्तों, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक धान का उत्पादन करने वाला देश, ठीक है, तो कौन सा है, चीन आ जाएगा, ठीक है, यहां पे हो जाएगा चीन। अगर दोस्तों विश्व में क्या पूछता है, विश्व में सर्वाधिक धान का उत्पादन करने वाला राज्य अगर पूछता है, क्या पूछता है, राज्य पूछता है, तो आप जो है उत्पादक, यहां थोड़ा सा सही करेंगे, उत्पादकता पूछता है, उत्पादकता, उत्पादन की जगह उत्पादकता कर लीजिए, उत्पादकता, ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी, तो हम बताएंगे जापान को, ठीक है, जापान को बताएंगे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इनसे जो है सवाल बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल, इनसे सवाल बनते हैं, इन पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आइए हम लोग जो है थोड़ा सा अपने जो अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला है DRR, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, कहां पर है ये आपको बताना है, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये हमारा कहां पर है दोस्तों, तो ये हमारा हैदराबाद में स्थित है, कहां पर, हैदराबाद में,
ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में ये हमारा स्थित है, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। ठीक है, अगला हमारा CRRI, अगला हमारा है CRRI, CRRI, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या कहते हैं, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमारा कहां पर है, तो मनीला फिलीपींस। कहां है, मनीला फिलीपींस। ओ सॉरी, थोड़ा सा इसको रफ करिएगा, कटक उड़ीसा करिएगा, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा करिएगा, कटक उड़ीसा, क्योंकि ये सेंट्रल का है दोस्तों, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा करिएगा। ठीक है, कटक में उड़ीसा में है, क्योंकि ये सेंट्रल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये कटक उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए RRI, कौन सा दोस्तों, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लिखिएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमारा मनीला फिलीपींस में, क्योंकि ये इंटरनेशनल है दोस्तों। ठीक है, कौन सा है, इंटरनेशनल है हमारा ये, तो ये मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस। ठीक है, मनीला फिलीपींस। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, सेंट्रल हमारा कौन सा है, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी ये रिसर्च सेंटर हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे रिसर्च सेंटर हैं, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये हमारे रिसर्च सेंटर हैं, आप इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। DRRI, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है, हैदराबाद। ठीक है, CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है, कटक उड़ीसा। और IRRI कहां पे है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला फिलीपींस। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। बिल्कुल, चलिए अब हम थोड़ा सा प्रजातियों की तरफ चलते हैं। चावल की अगर हम बात करें दोस्तों, चावल की मुख्यतः अगर हम वर्गीकरण दोस्तों प्रजातियों का अध्ययन करें, ठीक है, प्रजातियों का, तो हमारी दोस्तों 24 ऐसी प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं मुख्यतः। लेकिन जो है कृषि योगी कितनी दोस्तों, कृषि योगी केवल 2 हैं। ठीक है, कृषि योगी यानी कृषिगत। ठीक है, कृषिगत हमारी कितनी है, 2 हैं। कौन कौन सी हैं, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा। और दूसरी हमारी क्या है, ओराइजा ग्लेबेरिमा, ग्लेबेरिमा। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा सेटाइवा कहां पे, इंडिया में दोस्तों। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में उगाई जाती है। और ओराइजा ग्लेबेरिमा कहां, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं, पॉइंट याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसी के बाद अगर और हम चर्चा करें तो दोस्तों उपजातियां पाई जाती हैं। कौन सी उपजातियां, उपजातियां या हम सब स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, उपजातियां या सब स्पीशीज कहते हैं। इसमें आपकी इंडिका, जैपोनिका और जावानिका आती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी आती हैं, इंडिका, इंडिका, ठीक है, जैपोनिका और जावानिका। ठीक है, जावानिका, ये हमारी स्पीशीज आती हैं।
सब स्पीसीज हैं। और ये कहां कहां पर होती है दोस्तों? तो इंडिका का जो है तना क्या होता है, इसका तना जो है लंबा होता है, ठीक है, तना लंबा होता है और यह मुख्यतः भारत में उगाई जाती हैं। और दोस्तों ये शीघ्र गिर जाने वाली फसलें होती हैं, इनका तना जो है लंबा होने के कारण ये गिर बहुत जल्दी जाती हैं, ठीक है। जैपोनिका हमारी जापान, ठीक है, जापान में उगाई जाती है, शीतोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती हैं और इनके तने जो है छोटे होते हैं। क्या होता है? इनके तने जो है छोटे होते हैं, तने छोटे, ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। जैपोनिका दोस्तों इंडोनेशिया, ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया यहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंडोनेशिया में उगाई जाती है, इसे हम बालू धान के नाम से भी जानते हैं, बालू धान, ठीक है, या जंगली धान भी कहते हैं। तो आप जैवनिका को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये इसका वर्गीकरण है दोस्तों, सभी का याद रखिएगा। जैपोनिका जापान में है, जावानिका इंडोनेशिया में है, इंडिका भारत में है, सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। ये चारों से क्वेश्चन कोई ना कोई बनता रहता है, जैपोनिका, जावानिका और ग्लेबेरिमा, इनसे क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर चलें तो दोस्तों आप याद रखिएगा 90% पर दोस्तों 90% जो है धान हमारा कहां पर उगाया जाता है? एशिया में ही उगाया जाता है, ठीक है, जिसमें भारत में 84% क्षेत्रफल पर, इंडिया में 84% क्षेत्रफल पर अमन धान उगाया जाता है। कौन सा? अमन धान, ठीक है, अभी आगे चर्चा करेंगे इसकी, अमन धान, ठीक है, अमन धान उगाया जाता है, बिल्कुल। चलिए अब आगे चलते हैं, क्लाइमेट को देखते हैं, ठीक है, क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए धान के लिए, क्लाइमेट हमारी कैसी होनी चाहिए, यानी जलवायु कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो धान हमारा एक गर्म और आर्द्र जलवायु का पौधा है, ठीक है, कैसा है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, बिल्कुल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है। और दोस्तों पकने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, धान को पकने के लिए, ठीक है, धान को पकने के लिए, पकने के समय तापमान कितना होना चाहिए? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो धान को पकने के लिए जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, कितना दोस्तों? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। हम आपको इंडिकेट भी करते रहेंगे, बीच बीच में इंडिकेट भी करते रहेंगे कि कहां से क्वेश्चन आए हैं और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बिल्कुल, हम बीच बीच में इंडिकेट भी करते रहेंगे कि आप कहां कहां से क्वेश्चन आ भी रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों इसके लिए जो उपयुक्त तापमान माना गया है, उपयुक्त तापमान या इस्टिमम या फेवरेबल टेम्परेचर अगर बात करें, उपयुक्त तापमान, ठीक है, की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर याद रखना है वो पकने के समय याद रखना है, वो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्लाइमेट के बाद हम चलते हैं सॉइल की तरफ, ठीक है, सॉइल की तरफ चलते हैं। हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए, यानी हमारी मृदा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी मृदा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? मटियार, मटियार, ठीक है, मटियार दोमट, मटियार दोमट भी लिख सकते हैं या मटियार किले भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल, चिकनी मटियार या मटियार दोमट, ये मटियार दोमट कर लीजिए आप, मटियार दोमट, ठीक है, या फिर हम चिकनी मटियार भी कहते हैं, चिकनी मटियार, ठीक है, चिकनी मटियार। अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो एक वर्ड लिख लीजिए, क्ले सॉइल। कैसी? क्ले सॉइल। क्यों हम क्ले सॉइल का ही यूज करते हैं? क्योंकि इसमें जो है दोस्तों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसीलिए जो है क्ले सॉइल इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा क्ले सॉइल, ठीक है, जिसका पीएच भी याद रखिएगा,
पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएच जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.0 से लेकर के 6.5, ठीक है। पीएच भी इंपॉर्टेंट है, 4 से 6.5, ठीक है। इसका पीएच होना चाहिए। बिल्कुल, सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही है? बिल्कुल, जितने लोग भी लाइव हैं, सभी लोग देख रहे हैं, जिनको क्लास समझ में आ रही है वो लोग ओके करके भी लिखा करें कि जी बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों को क्लास समझ में आ रही है वो लोग अपना रिस्पॉन्स भी देते रहे बीच बीच में, यस सर क्लास समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। कंटेंट आपका जरा सा भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी है। आज के सवाल में अगर जो भी एग्जाम में सवाल आएंगे वो फंसेंगे जरूर। आप जब यहां से जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देकर वापस आएंगे तो आप इतना जरूर कहेंगे कि जो सर ने पढ़ाया वो फंसा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं आएगा, जी आप देखिएगा दोस्तों, ठीक है। जितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा। जिनको क्लास समझ में आ रही है दोस्तों वो लोग यस यस लिखा करें एक बार, ठीक है दोस्तों, कि हाँ क्लास समझ में आ रही है, ठीक है। कंटेंट में दोस्तों कोई कमी नहीं होगी। अगर कोशिश करेंगे कि आपको अभी लास्ट में अपने फैक्ट भी बताएंगे जो सवाल से संबंधित, क्रॉप से संबंधित होंगे, वो आपको फैक्ट भी बताएंगे, ठीक है। उन फैक्ट से जो है क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। बिल्कुल, जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट भी किया करें बीच बीच में, ठीक है। चलिए चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने अपनी सॉइल देख ली, ठीक है। अब हम देखते हैं धान की बुआई कब कब की जाती है, ठीक है। धान की बुआई, धान की बुआई, अगर धान की बुआई की बात करें तो उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में धान की बुआई मोस्टली जो है की जाती है, ठीक है। चलिए एक तरफ लिख लीजिए ऋतु, क्या लिख लीजिए, ऋतु, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिए स्थानीय नाम, स्थानीय नाम, ठीक है। और एक तरफ लिख लीजिए बुआई का समय, बुआई का समय, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिए कटाई का समय, कटाई का समय, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिए कटाई का समय। कौन कौन सी ऋतुओं में हम धान की बुआई करते हैं ये आप लोग लिखिए। चलिए पहला आता है हमारा शरद ऋतु। कौन सा आता है, शरद ऋतु, ठीक है। शरद ऋतु में हम दोस्तों अस धान की बुआई करते हैं। किसकी करते हैं, अस धान की बुआई करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए अस धान। ये दोस्तों हमारे बेसिकली पश्चिम बंगाल, ठीक है। अपना स्टेट भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में और बिहार में, बिहार में कम मात्रा में उगाते हैं लेकिन दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मात्रा में उगाते हैं, ठीक है। अस धान की बुआई हम शरद ऋतु में करते हैं, ठीक है। कब से करते हैं, तो मई से जून, ठीक है। मई से जून में करते हैं, मई से जून में करते हैं। और इसकी कटाई जो कर ली जाती है वो सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर के मध्य कर ली जाती है, सितंबर से अक्टूबर के जो है मध्य कर ली जाती है, ठीक है। अगला हम चलते हैं शीत ऋतु। दूसरा है हमारा शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु, शीत ऋतु की अगर बात करें तो शीत ऋतु में हम अमन धान उगाते हैं। कौन सा दोस्तों, अमन धान, अमन धान। ये कहां पर, अमन, ये कहां पर दोस्तों देखा उगाया जाता है, तो उड़ीसा में। इसे याद रखिएगा, उड़ीसा में उगाते हैं, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में। ये कब उगाया जाता है, तो बुआई का समय लिखिए जून से जुलाई, ठीक है। जून से जुलाई में इसको उगाते हैं और नवंबर से दिसंबर में इसकी कटाई हो जाती है। नवंबर से दिसंबर में इसकी जो है कटाई हो जाती है, ठीक है। नवंबर से दिसंबर तक इसको जो है हम काट लेते हैं। अगला हमारा आता है बसंत ऋतु, ठीक है। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, ठीक है। बसंत ऋतु में हम कौन सा धान उगाते हैं, तो बसंत ऋतु में हम दोस्तों अपना जो है बोरो या डलुआ धान उगाते हैं, ठीक है। बोरो या डलुआ, बोरो या डलुआ धान उगाते हैं, ठीक है। बोरो या डलुआ धान उगाते हैं। और इसका जो है सोइंग पीरियड यानी बुआई का समय पूछा गया है पेपर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नवंबर से दिसंबर, ठीक है। नवंबर से दिसंबर।
और इसकी कटाई अब हम कब करते हैं, तो मार्च से अप्रैल, ठीक है, मार्च से अप्रैल में इसकी हम कटाई कर लेते हैं। इसका सोइंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बसंत ऋतु में जो है बोरो धान की, और ये कहां पर उगाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में इसको उगाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल, ये जो चार्ट बना हुआ है आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है, इससे भी सवाल कई सारे बने हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अमन धान कहां पर, उड़ीसा में, ठीक है। अभी आपको बताया गया था कि 84% क्षेत्रफल पर, भारत में 84%, कितना दोस्तों, 84% क्षेत्रफल पर अमन धान उगाया जाता है। कितना अमन धान उगाया जाता है भारत में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हम अब नर्सरी के बारे में, धान की किस किस प्रकार से हम नर्सरी उगाते हैं, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों ने हमारे बैच को परचेस नहीं किया है वो लोग बैच को परचेस भी करते रहे दोस्तों। कंटेंट में आपको कमी नहीं होगी, देखिए कंटेंट में आपको कमी नहीं होगी, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा, कि जिससे कि जो है अनवांटेड चीज ना पढ़ाई जाए और जो पेपर में आने लायक चीजें हैं वही पढ़ाई जाए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, वही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, अनवांटेड चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। हमारा प्रहार बैच है, प्रहार बैच से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं दोस्तों। मात्र अभी 499 रुपए का है, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग जो है प्रहार बैच से जुड़े, बिल्कुल बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं प्रहार बैच से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, धान की नर्सरी, क्या दोस्तों, धान की नर्सरी, धान की नर्सरी हम कई मेथड से जो है उगाते हैं, ठीक है, कई मेथड से उगाते हैं। तो पहला हम देखते हैं आर्द्र नर्सरी, कौन सा दोस्तों, आर्द्र नर्सरी, ठीक है, आर्द्र नर्सरी, आर्द्र नर्सरी, ठीक है। आर्द्र नर्सरी में हम दोस्तों जो है क्षेत्रफल, कितना दोस्तों हम क्षेत्रफल लेते हैं, ये आप याद रखिएगा, इनका क्षेत्रफल बहुत पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल है 1000 मीटर प्रति हेक्टेयर, ठीक है, 1000 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर, ठीक है, 1000 लेते हैं। अगर बीज दर बात करें दोस्तों, बीज दर, ठीक है, सीड रेट जिसे कहते हैं, तो सीड रेट कितना लेते हैं, बिल्कुल सीड रेट, बीज दर हम कितना लेते हैं, 40 से लेकर के 50 किलोग्राम, ठीक है, 40 से 50 किलोग्राम, लिख लीजिएगा 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगर हम दोस्तों पौध तैयार हो जाता है नर्सरी में बोने के लिए, पौध तैयारी, पौध तैयार में लगा समय, यानी जो पौध हमारा ट्रांसप्लांट करना है अपने मेन खेत में, तो उसमें कितना समय लगता है तैयार होने में, तो वो जो है दोस्तों 20 से 25 दिन लग जाता है। कितना, 20 से लेकर के 25 दिन लग जाता है, ठीक है, 20 से 25 दिन इसमें लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा अब हमारा आता है डेपोग मेथड, ठीक है, डेपोग मेथड, डेपोग विधि, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट विधि है डेपोग विधि, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग साथ साथ में लिखते रहेंगे कि ये हमारी कहां कहां से विधि निकाली गई है और कहां कहां से आई हैं, ठीक है। आर्द्र का सीड रेट याद रखिएगा, आर्द्र में सीड रेट ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, आर्द्र का सीड रेट इंपॉर्टेंट है। डेपोग मेथड में हम देखेंगे कि डेपोग मेथड की जो विधि है ये कहां से आई है दोस्तों, तो ये मनीला फिलीपींस, कहां से, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, ठीक है, मनीला फिलीपींस से ये निकाली गई है, ठीक है। यहां से इसका डेपोग विधि का जो है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है, इससे रफ कर देते हैं, हम अपना दूसरा पेन ले लेते हैं, मनीला फिलीपींस, ठीक है, मनीला फिलीपींस,
ठीक है, मनीला फिलीपींस से जो है विकसित की गई है। और दोस्तों इसमें पौध तैयार होने में बहुत कम समय लगता है और बिल्कुल इसमें सीड रेट भी बहुत कम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें सीड रेट भी बहुत कम लगता है। बिल्कुल। तो अगर हम इसके पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितना लेते हैं? 25 से 30 मीटर स्क्वायर प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आप इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, क्षेत्रफल भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्षेत्रफल के बाद अगर हम बात करें बीज दर की, सीड रेट, ठीक है, बीज दर की बात करें तो 1.5 से लेकर के 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आपको ऑप्शन में 3 से 4 किलोग्राम भी मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन में 3 से 4 किलोग्राम भी मिल सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे कि पेपर में क्या है, उसके अनुसार लगाएंगे। वैसे तो 1.5 से 3 किलोग्राम है। ठीक है, अगर 3 से 4 किलोग्राम भी मिलता है तो ठीक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पौध तैयार होने में कितना समय लगता है? ठीक है, पौध तैयार में लगा समय, पौध तैयार या रोपाई के लिए जो पौध हेतु होती है, रोपाई के लिए पौध, रोपाई हेतु पौध, रोपाई हेतु पौध। ठीक है, रोपाई हेतु अगर पौध की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है 11 से 14 दिन में। ठीक है, 11 से 14 दिन में जो है आपकी पौध जो है तैयार हो जाती है। सबसे बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि डेपोग विधि में कितने दिन पर जो है हमारा पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है मेन फील्ड में। ठीक है, तो हमारा 11 से 14 दिन पर जो है तैयार हो जाता है। इसमें 36 से 48 घंटे बाद जो है जर्मिनेशन होने लगता है। बिल्कुल, सभी का बहुत स्वागत है। बिल्कुल, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीड रेट भी याद रखिएगा, सीड रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी अगर कुछ छूटता है तो हम देख लेंगे। वैसे फिलहाल इसमें जो जितनी मतलब इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जो है बताई गई है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस विधि से बाहर कुछ नहीं। SRI, इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, SRI विधि का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो बताएंगे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, ये दोस्तों कहां विकसित की गई? तो ये विकसित की गई थी मेडागास्कर में। कहां? मेडागास्कर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर में इसका विकास हुआ। ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर है मेडागास्कर। ठीक है, बिल्कुल। अगर इसका हम बीज दर बात करें, पहले हम देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 100 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर बीज दर की बात करें, बीज दर, ठीक है, सीड रेट की बात करें तो 5 किलोग्राम, 5 कर लीजिए आप, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका यूज करते हैं। इसमें रोपण दूरी बहुत पूछा जाता है, रोपण दूरी। ठीक है, रोपण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 गुणे 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा, साथ साथ में नोटिफिकेशन वो नोट्स इसका जरूर बनाइएगा। ठीक है, जितना आप नोट्स बनाते रहेंगे उतना जो है आपका जो है पेपर आते आते आपका पूरा याद रहेगा। और रिवीजन भी करते रहें, साथ में रिवीजन बहुत मस्ट है। ठीक है, रिवीजन बहुत मस्ट है, इसलिए साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें और अपना तैयार भी करते रहें। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी कुछ यहां से दिया जाएगा कंटेंट, वो कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, हम अपनी किस्में देख लेते हैं। क्या दोस्तों? किस्में। ठीक है, किस्में या वैरायटीज। ठीक है,
अगर धान की कई सारी किस्में हैं, अगर दोस्तों देखा जाए विश्व में धान के बौनेपन का जीन जो है, प्रथम बौनेपन का जीन क्या था, ये आपसे पूछा जाए विश्व में, ठीक है दोस्तों, पूछा जाए विश्व में धान का, लिख लीजिए धान का प्रथम बौनेपन का जीन, बौनेपन का जीन। वैसे दोस्तों ये सारे फैक्ट में लिखाने वाले थे, लेकिन आज आ रहा है तो बता देते हैं, डी जी वू जेन, ठीक है, ये धान के बौनेपन का जीन है, ठीक है, जीन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन है। इसी तरह अगर याद बात करें विश्व में धान का प्रथम बौनेपन की किस्म, अगर बात करें दोस्तों किस्म, ठीक है, अगर किस्म की बात करें तो ताइवान 1, ठीक है, ताइवान 1 जो है जिसे हम TN1 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 1964 में इसका जो है निकाली गई ताइवान 1, ठीक है, ये बौनेपन की प्रथम, विश्व में बौनेपन की जो है प्रथम बौनी किस्म है, ठीक है, ताइवान 1, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी किस्मों के बारे में। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है IR8। क्या है दोस्तों? IR8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IR8 क्या है ये दोस्तों? तो इसे हम विश्व का जादुई धान कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का जादुई धान, विश्व का जादुई धान, ठीक है, विश्व का जादुई धान। जो आपको इंपॉर्टेंट है वो सारी बताई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसका विकास जो है मनीला फिलीपींस में हुआ है। कहां पर हुआ है? मनीला फिलीपींस, ठीक है, मनीला फिलीपींस में हुआ है। और ये भी याद रखिएगा ये दोस्तों बौनी किस्म है। कैसी है? बौनी किस्म है, ठीक है, बौनी किस्म, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, बौनी किस्म है। और दोस्तों ये किसके क्रॉस से बनाई गई है? ये IR8 है, ये किसके क्रॉस से बनाई गई है? तो पेटा और DG वू जेन, ठीक है, क्रॉस लिख लीजिए, ठीक है, इसका किस क्रॉस से ये बनाई गई है? तो इसका क्रॉस लिखिएगा पेटा इंटू DG वू जेन, ठीक है, इसके क्रॉस से ये जो है हमारी निकाली गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इतने फैक्ट थे IR8 में याद करने के लिए, ठीक है। IR8 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है किस्म है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपनी जया पर। जया को देखिए, दूसरी है हमारी जया, ठीक है, जया। जया क्या है दोस्तों? इसे भारत का जादुई धान कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का जादुई धान, ठीक है, इसे भारत का जादुई धान कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी खोज जो है डॉक्टर शास्त्री ने की है। इसने की है, डॉक्टर शास्त्री ने जो है इसकी खोज की है। अगर दोस्तों हम इसके क्रॉस के बारे में बात करें, अगर हम क्रॉस के बारे में बात करें तो इसका क्रॉस है TN1 यानी ताइवान 1 इंटू टाइप 141, ठीक है। क्रॉस किसके क्रॉस से बनाई गई है? तो दोस्तों TN1, ठीक है, इंटू टाइप 141 141, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये भी जो है जया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जया हमारी दूसरी किस्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे है हमारे गोल्डन राइस। क्या है? गोल्डन राइस। तीसरी है हमारी गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। इसकी अगर खोज की बात करें तो दोस्तों इसे जो है इंगो पेट्रिकस और पीटर बेयर ने खोजा है, ठीक है, इसे पीला धान भी कहते हैं, ठीक है, पीला धान। चलिए लिखते हैं इंगो पेट्रिकस, इंगो पेट्रिकस और पीटर बेयर, ठीक है, इंगो पेट्रिकस और पीटर बेयर। नाम याद रखिएगा, नाम भी पूछे जाते हैं दोस्तों, पीटर बेयर, ठीक है। गोल्डन राइस में विटामिन ए, दोस्तों विटामिन ए जो है बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए जो है हमारा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें दो किस्में का जो है क्रॉस करके दो जीवाणु जो है सम्मिलित किए गए थे, ठीक है। आप जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाएंगे आपको दोस्तों तो उसमें बताएंगे। एक अभी याद रखिएगा कैरोटीन,
कैरोटीन बैक्टीरिया है, जिसके कारण इसमें बीटा कैरोटीन, कौन सा दोस्तों, बीटा कैरोटीन की मात्रा जो है बहुत पाई जाती है। ठीक है, बीटा कैरोटीन, क्योंकि दो अणु, बीटा कैरोटीन के दो अणु मिलकर के एक अणु का विटामिन ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से ये गोल्डन राइस का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड या हम इसे कह सकते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग का परिणाम है। ठीक है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का परिणाम है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का परिणाम है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, ये याद रखिएगा इतनी बातें। ठीक है, इसके बाद जो हमारी चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सुपर राइस। कौन सी है, सुपर राइस, सुपर राइस। इसको दोस्तों किसने खोजा है, तो इसे जीएस खुश यानी गोविंद सिंह खुश ने खोजा है। ठीक है, गोविंद सिंह खुश, ठीक है, इन्होंने खोजा है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। और कहां पर खोजा है, तो ये कटक उड़ीसा में इसको विकास किया है, कटक उड़ीसा। ठीक है, कटक उड़ीसा। ये बातें याद रखिएगा, ये हमारी 4-5 जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी ये क्रॉप, सॉरी किसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके दोस्तों खोजने के जो खोज करता है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, कहां विकसित की गई, ठीक है, किस इंस्टीट्यूट में, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अभी आपको बताए गए सारे इंस्टीट्यूट जो भी मनीला फिलीपींस, कटक उड़ीसा, हैदराबाद, ये सब आपको अभी डिस्कस किए गए। ठीक है, अगली हम दोस्तों चलते हैं म्यूटेंट वैरायटी, याद कर लीजिए, यानी उत्परिवर्तित किस्में, उत्परिवर्तित। ठीक है, उत्परिवर्तित या म्यूटेंट वैरायटी कहते हैं। कौन सी है, जगन्नाथ, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जगन्नाथ, पूछी जाती है, बार बार पूछी गई है एग्जाम में, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ, प्रभावती, ठीक है, और सतारी। ठीक है, ये हमारी कुछ जो है पूछी गई हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी। एक पूछी गई है धान की सीधी बुआई हेतु किस्म बताइए, जो सीधी बोई जाती है, बहुत पूछा गया है ये भी एग्जाम में, सीधी बुआई हेतु, सीधी बुआई हेतु, सीधी बुआई हेतु किस्म की अगर बात करें तो कौन सी है, बाला। ठीक है, बाला, ये भी एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर सूखा सहिष्णु और लवण सहिष्णु की बात कर लें, ठीक है, सूखा सहिष्णु, सूखा सहिष्णु, सूखा सहिष्णु की बात करें तो दोस्तों आपकी भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, सूखा सहिष्णु की भी हैं, बाला साकेत भवानी कंचन। ठीक है, बाला साकेत भवानी कंचन, बाला साकेत भवानी कंचन, ये आपकी सूखा के लिए है दोस्तों, ड्राफ्ट एरिया के लिए। ठीक है, अगर लवण सहिष्णु यानी सॉल्ट टॉलरेंट है, लवण सहिष्णु, ठीक है, अगर लवण सहिष्णु है तो जया आपकी आती है, जया और रत्ना। ठीक है, जया और रत्ना, ये वैरायटियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारी वैरायटियां आपको दोस्तों याद रख लेनी है, खासकर म्यूटेंट वैरायटी में जगन्नाथ। ठीक है, और ऊपर की जो 4 बताई गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीधी वैरायटी के लिए भी बहुत, सीधी बुआई से जो की जाती है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले दोस्तों, बैक्टीरियल ब्लाइट भी हमारी है, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए KM6, ठीक है, जीवाणु पत्ती झुलसा जिसे हम कहते हैं, उसके लिए TKM6 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भी हमारी बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो आपको बताई गई है। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं ब्लास्ट के लिए, ब्लास्ट जो धान में ब्लास्ट रोग लग जाता है, ब्लास्ट डिजीज। ठीक है, ब्लास्ट के लिए देख लेते हैं, ब्लास्ट डिजीज। ठीक है, ब्लास्ट डिजीज के लिए जो है हमारी साबरमती, ठीक है, साबरमती जो है यूज की जाती है। ठीक है, और एक बैक्टीरियल के लिए देख लेते हैं, बैक्टीरियल,
लीफ ब्लाइट, ठीक है, TKM6 ये यूज की जाती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, TKM6, ठीक है। ये कुछ वैरायटियां थी जो दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में हर अधिकतर जो है पूछी गई वैरायटियां हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम आगे अपने नेक्स्ट जो है टॉपिक की ओर चलेंगे दोस्तों। ये हमारी हो गई वैरायटियां, ठीक है। आपको इससे पहले जो कराई जा रही हैं पूरा आपको फसल का टॉपिक वाइज ले चलेंगे, क्लाइमेट बताएंगे, मृदा बताएंगे, वैरायटीज बताएंगे, एकदम टॉपिक सीरियल वाइज, ठीक है। बुआई का समय, उसके बाद जो है क्या जो है बीज दर रहती है, क्या जो है उसका एनपीके है, ठीक है, ये बताएंगे पूरा, ठीक है। अब हम चलेंगे दोस्तों सीड रेट की तरफ, ठीक है, सीड रेट, सीड रेट यानी बीज दर। हमने वैरायटियां देख ली, अब हम चलेंगे बीज दर, क्या बीज दर रहती है। तो धान में जो है दोस्तों, अगर हम ब्रॉडकास्टिंग से बोलते हैं, ठीक है, यानी हिंदी में कहते हैं छिड़कुआ विधि, तो हम जो लेते हैं वो 100 से लेके 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम जो है नायल विधि के द्वारा बोते हैं, धान में एक बहुत अच्छी विधि है नायल विधि, ठीक है, ये भी यूज की जाती है, तो इससे जो हम बीज दर लेते हैं वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगर हम डिबलिंग विधि का यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिबलिंग विधि, ठीक है, डिबलिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम दोस्तों 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगर हम बासमती धान अगर बोना चाहते हैं तो उसका बीज दर क्या है पूछा गया है, बासमती धान का, ठीक है, बासमती धान की अगर बात करें दोस्तों तो 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा संकर धान का, कौन सा दोस्तों, संकर धान का, संकर धान के लिए हम 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं, ठीक है, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और दोस्तों अभी आपको पीछे कई सबकी सीड रेट बताई गई हैं, जैसे एक डेपोग मेथड, इसका डेपोग मेथड का याद रखिएगा, डेपोग विधि से कितनी बीज दर लेते हैं, तो डेपोग विधि से 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ये इतने जो है बीज दर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, धान में सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। संकर में कितना लेते हैं इससे भी पूछा गया है, ठीक है, बासमती से भी पूछा गया है, ठीक है, संकर और बासमती से कई बार जो है क्वेश्चन आए हैं, और डेपोग विधि से तो आपको नर्सरी हेतु बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारे बीज दर हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों एनपीके की तरफ, किसकी तरफ, एनपीके, ठीक है, यानी कितना जो है लेते हैं एनपीके, यानी खाद एवं उर्वरक, ठीक है। हेडिंग क्या है, खाद एवं उर्वरक, जिनमें एनपीके हम लेते हैं तो कितना लेते हैं, एनपी और के, ठीक है। एनपीके हम कितना लेते हैं, 100 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 50 किलोग्राम, ठीक है, ये इतना हम ये सब लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम, क्योंकि दोस्तों धान में जस्ते की कमी पाई जाती है, इसलिए हम जस्ता यानी जेडन कितना लेते हैं, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है हम जस्ते का भी यूज करते हैं। साथ साथ धान जो है में हम जो है नीलहरित शैवाल, ठीक है, एजोला और दोस्तों एजेक्टोबैक्टर जैसे हम जो है ग्रीन हरित, लिख लीजिए एजोला, ठीक है, एजोला, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल व एजेक्टोबैक्टर का भी यूज करते हैं, व एजेक्टोबैक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों है एनपीके, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बताई जा रही है। एजोला आपको देखिए जलीय फर्न के रूप में दोस्तों किया जाता है, नील हरित शैवाल का भी यूज किया जाता है और एजेक्टोबैक्टर का भी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसी तरीके से दोस्तों हम अपनी
जो है क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और पैडी का आधा पोर्शन लगभग समाप्त हो चुका है। आगे अब हम दोस्तों एक पडलिंग एक प्रोसेस है उसको भी देखेंगे और पडलिंग के बाद दोस्तों हमारे इंसेक्ट और पेस्ट आएंगे। ठीक है, मोटा मोटा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और 2-4 फैक्ट आपको जो बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद आप लोग जो है हमारे जब एमसीक्यू कराए जाएंगे आप उसमें जो है पार्टिसिपेट करिएगा, उससे बाहर फिर उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।